नीतीश जी को लेकर के जब ओशो बॉम्बे चले गए, हमारे देश की प्रतिष्ठा बुद्ध के कारण बहुत ज़्यादा है कि ओशो के कारण हिंदी साहित्य की अभिव्यक्ति की क्षमता 50 गुनी बढ़ गई है। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। आप सबका स्वागत है। मैं हूं भागलपुर में, बिहार में, और भागलपुर में हमारे साथ जो शख्स आपको दिख रहे हैं डॉक्टर सुनील कुमार जी, जो पेशे से MBBS डॉक्टर हैं, MD हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल रहे हैं जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय भागलपुर के, और फिलहाल एक डॉक्टर हैं और अपना एक हॉस्पिटल चलाते हैं। खास बात यह है कि डॉक्टर सुनील वो शख्स हैं जो 17 साल की उम्र में जिनकी मुलाकात ओशो से हुई, और तब से वो ओशो की धारा आप कह सकते हैं उसके साथ बह चले। एक उनका तमाम संवाद रहा, कई मुलाकातें रही। ओशो जिनको तमाम लोग क्रांतिकारी मानते हैं, कुछ लोग संत मानते हैं, कुछ लोग विद्रोही भी मानते हैं। तो ओशो को लेकर बात करेंगे और ओशो के जो विचार थे, चाहे वो अंबेडकर के बारे में हो, चाहे वो रविदास जी के बारे में हो, कबीर के बारे में हो, और तमाम अध्यात्म के बारे में हो, उस पर सर बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। 17 साल की उम्र में आप बता रहे थे कि आपकी मुलाकात ओशो से हुई, और मैं लगातार देख रहा हूँ आपकी लाइब्रेरी को, और आप हर जगह ओशो की छाप दिख रही है, बुद्ध की छाप दिख रही है। क्या कैसी मुलाकात थी वो? ओशो को कैसे देखते हैं? तमाम लोग, मैंने कहा कि ओशो को क्रांतिकारी मानते हैं, संत मानते हैं, कई लोग विद्रोही भी मानते हैं। आप कैसे देखते हैं? ओशो को मैं टुकड़े में बांटता नहीं हूँ जी। विद्रोही कोई संत से अलग नहीं होता है। ओके। जैसे ही कोई संत हो गया विद्रोही वो विद्रोही हो, समाज के लिए नहीं, अपने आप में विद्रोही है। ओके। आप उसको झेल पाएंगे कि नहीं, इसको कहना कठिन है। ओके। इसलिए जो भी महान संत हुए हैं, कई बार ऐसा हुआ है कि समाज उन्हें झेल नहीं पाया है और उनको इनके हिंसा का शिकार होना पड़ा है। चाहे जीसस हो, चाहे लॉर्ड बुद्धा हो, चाहे महावीर हो, चाहे शुक्रात हो, तो वो क्रांतिकारी इतने होते हैं कि समाज के संस्कार से उनके दृष्टि को समन्वित होना मुश्किल हो जाता है। ओके। और लोगों के बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। हम उन्हें मार डालते हैं जिसमें कि पूजा किया जा सके। तो इसलिए क्रांतिकारिता को संतत्व से अलग करके देखना उचित नहीं है। ओके। जो भी संत होगा वो क्रांतिकारी होगा जी। उसके पास ऊर्जा होगी, उसके पास तपती हुई चेतना होगी। आप झेल सकते हैं तो झेलिए, और जो संत के पास जाएगा उसको बदलना पड़ेगा। आप कैसे झेल लिए? 17 साल की उम्र बहुत छोटी उम्र होती है, और तकरीबन जो आप बता रहे थे 70 के दशक के आखिर का वक्त था जब शायद आप मिले थे ओशो से। नहीं, 70 में मैं मिला था। 1970 में, हाँ। 70 की जनवरी में, और 68 में मैंने उनको पढ़ना शुरू कर दिया था। ओके। 69 में वो आए पटना, मुझे पता नहीं चला। 70 में पता चला। तो कैसी थी वो पहली मुलाकात? बहुत अच्छी। सीधी मुलाकात थी? नहीं, सीधी मुलाकात का मतलब ये कि वो ठहरे थे डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद, जो इंग्लिश के हेड थे पटना यूनिवर्सिटी के। ओके। जो कि बाद में यहाँ के प्रो वाइस चांसलर हुए भागलपुर यूनिवर्सिटी के। ओके। ठीक है ना। उनके यहाँ वो ठहरे थे। उनके ड्राइंग में पलंग पर वो बैठते थे, और नीचे दरी बिछी होती थी जिस पर हम थे, RCP थे, अन्य लोग थे, उनके और भक्त थे, बैठे रहते थे। बीच में हम लोग को निकाल दिया जाता था। उस समय उनको आचार्य श्री कहा जाता था। अच्छा। कि आप लोग बाहर जाइए, हाँ, तो वो भोजन करेंगे। ओके। तो हम लोग सोचते थे कि भोजन कितना देर लगेगा, फिर बैठे खड़े रहते, बाद में मालूम होता था कि आराम कर रहे हैं। तो सुबह शाम उन दिनों सिन्हा लाइब्रेरी में उनका कार्यक्रम होता था। मैं वहाँ हाजिर। इसके अलावा कहीं ना कहीं अलग कार्यक्रम भी होता था, जैसे कि इंजीनियरिंग कॉलेज। इंजीनियरिंग कॉलेज में जब उनका प्रोग्राम हुआ तो उनका स्वागत किसने किया था?
नीतीश जी ने। अच्छा। नीतीश कुमार जो अभी मुख्यमंत्री हमारे हैं, उन्होंने ही उनका स्वागत किया था मंच पर। और नीतीश कुमार के क्लासमेट और रूममेट अरुण जी रहे हैं, जो कि पूरे नेपाल में उसके बाहर भी अच्छी तरह जाने जाते हैं, बहुत पॉपुलर हैं। वो बहुत क्लोज थे ओशो के, बल्कि ओशो अरुण जी नीतीश जी को लेकर के जब ओशो बॉम्बे चले गए तो दोनों गए थे मिलने के लिए, नीतीश जी भी गए थे, है ना। तो शुरुआती दिनों में जब मेरी मुलाकात हुई थी पटना में जी, उन दिनों ओशो जबलपुर में रहते थे, वहीं वो प्रोफेसर थे ना। अच्छा। बाद में रिजाइन कर दिया। वो फिलॉसफी के प्रोफेसर थे, फिलॉसफी के टॉपर थे, है ना। फिर वो वहाँ से निकल करके चले गए बॉम्बे। मैं उनको पत्र लिखा करता था, जवाब देते थे, जवाब आता था। उनका नहीं आया तो उनके भाई का आ गया, सेक्रेटरी का आ गया, मतलब संवाद होता था। जी बिल्कुल। वो तो जबलपुर से ही मेरा हो रहा था। और जबलपुर में मैंने जब पत्र लिखा था तो मुझे कहा गया था कि मैं इन लोगों से मिलूं। उसमें आरसीपी थे और मथुरा प्रसाद मिश्र थे। मथुरा प्रसाद मिश्र एमपी थे पहले, फिर सन्यासी हो गए थे ओशो के प्रभाव में आके। रोड नंबर 1 है राजेंद्र नगर में, है ना, रामविलास पथ, है ना जी। रामविलास शर्मा कांग्रेस पार्टी में मंत्री थे, मथुरा प्रसाद मिश्र के मित्र थे। दोनों का एक ही कैंपस में 2 मकान बना हुआ। तो मैं वहाँ गया था मिलने के लिए। बड़े प्यारे व्यक्ति थे मथुरा प्रसाद मिश्र। स्वामी आनंद मैत्रेय उनका सन्यास का नाम था, ठीक है। तो उन्होंने, जानते हैं, मुझे पत्र दिखाया, पढ़ के सुनाया ओशो का। अच्छा। वो एमपी का इलेक्शन हार गए। किसी जमाने में वो नेहरू जी के बड़े निकट थे। नेहरू जी का देहांत हो गया, नहीं तो वो मिनिस्टर होते सेंटर में। ओके। उन्होंने सुनाया जब वो हार गए एमपी का इलेक्शन बेगूसराय से, तो उन्होंने ओशो को पत्र लिखा इस अपेक्षा के साथ कि उधर से सांत्वना कुछ दी जाएगी। पत्र उन्होंने निकाला, पढ़ के मुझे सुनाया। प्रिय आत्मन, हार का बोध हुआ है, यह शुभ है। दलित दस्तक फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर 2023 का बहुजन कैलेंडर। इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। ये ओशो के शब्द थे उनके लिए, यही उन्होंने लिखा। ओके, सिर्फ इतना ही? मतलब क्या हुआ इसका? मतलब आप क्यों जीतना चाहते हैं हमेशा? एक फिलॉसफी जो एक नहीं सच्चाई है, फिलॉसफी नहीं है। बिल्कुल, हर बार आप ही जीतेंगे कैसे संभव है? आप जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। तो आप ये समझ सके कि हारे तो ये अच्छा है कि ये भी संभावना है आपके जीवन में, इसको आप समझ सके। आप जिक्र कर रहे थे कि जब ओशो प्रोफेसर थे तब फिर जॉब छोड़ के वो चले गए मुंबई। मतलब आपने उनको बढ़ते हुए, स्थापित होते हुए देखा? हाँ देखिए, मैं बताता हूँ जी। जब मैं आरसीपी के यहाँ बैठा हुआ था तो वो बोल रहे थे जी कि सुना है कि दिनकर जी कह रहे हैं कि ओशो ने लिखा है या कहा है, गंधारी प्रसाद दिनकर, हाँ, कि नदी से बिना भींगे गुजर जाना है। तो मेरी समझ में नहीं आता है कि कैसे कोई बिना भींगे गुजर जाए। ठीक है। हाँ। तो दिनकर जी आए तो बात हो। अब मैं मन ही मन सोच रहा था कि लोग भला बताओ दिनकर जी इनसे क्यों मिलने आए। उस समय ओशो का महत्व था नहीं। ठीक है ना, बहुत यंग होंगे उस समय। हाँ, 40 से कम के थे और दिनकर का नाम था पूरे देश में। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि दिनकर को इनसे क्यों मिलने के लिए आना चाहिए। लेकिन वो आश्चर्य बहुत दिन तक रहा नहीं। मथुरा प्रसाद मिश्र के यहाँ जब मैं बैठता था तो दिनकर जी उनके मित्र थे। तो कई बार 2-3 बार दिनकर जी से मेरी भेंट उनके यहाँ हो गई। ठीक है। और सारी बातें खुल गई। दिनकर ने कहा कि यदि मैं उम्र में उनसे बड़ा नहीं होता तो मैं उनका शिष्य हो गया होता। अच्छा, इतना प्रभाव? इतना प्रभाव बिना मिले?
ने मिले होंगे। अच्छा, मिले होंगे। और कहा कि ओशो के कारण हिंदी साहित्य की अभिव्यक्ति की क्षमता 50 गुनी बढ़ गई है। क्यों कहा? इतने बड़े कवि ने, इतने बड़े कवि ने कहा कि उनकी जो अभिव्यक्ति है, हिंदी की जो मूल औसत अभिव्यक्ति है, उससे 50 गुना आगे है, ये कहा। और मालूम है क्या हुआ फिर? 1973 में मैं 72 में गया था माउंट आबू कैंप, ओशो संचालित खुद कर रहे थे। 73 में कीर्तन मंडली आई थी जनवरी के आसपास जी। मैं उसका कन्वेनर था। और कीर्तन मंडली रोज निकलती थी, उसके कार्यक्रम कोऑपरेटिव हॉल में होते थे बुद्धा मार्ग में जी। उसमें दिनकर जी को निमंत्रण दिया था। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन भवन से लेकर के अथवा मार्केट तक दिनकर जी हम लोग के साथ थे, कीर्तन मंडली के साथ। ओह ग्रेट। ठीक है ना? ये सारी बातें हैं और बहुत सारी बातें। जी जी। तो ओशो जब बढ़ रहे थे, जैसे आपने कहा कि नाम नहीं था, बड़े बड़े लोगों का नाम था, दिनकर उनसे मिलना चाहते थे, उनके शिष्य बनने की बात कही, तो ओशो के भीतर वो क्या था कि दिनकर जैसा महाकवि कहा गया है उनको, जो उम्र में भी उनसे बड़े थे, वो चाह रहे थे कि मैं शिष्य बन जाऊं? आकर्षण था, ज्ञान था, कोई और आभा थी, क्या था? ज्ञान नहीं था, आकर्षण तो बाई प्रोडक्ट होता है किसी चीज का। चैतन्यता थी, जानकारी नहीं थी, दृष्टि थी। वो दृष्टा थे, वो देख सकते थे। उनको जानकारी की जरूरत नहीं थी, उनको जानकारी की जरूरत जो लोग हैं उनसे संवाद स्थापित करने के लिए थी, सिर्फ अपने लिए नहीं थी। वो तो सब कुछ जाने ही हुए थे। तो मैंने आज तक वैसा व्यक्ति नहीं देखा। उनके सामने मैंने पूना में भी एक से एक हीरो हीरोइन को देखा, दुनिया के बड़े बड़े लोगों को देखा। उनके व्यक्तित्व में जो आकर्षण था, उनके सामने कितने ही बड़े व्यक्ति हों, वो सूरज के सामने टिमटिमाते हुए दिए की तरह लगते थे। और जहाँ तक सवाल है इसकी पराकाष्ठा आपको बताते हैं, दिनकर की बात हुई, मैं तो 74 में 3 महीने रह गया पूना। ठीक है जी। उस जमाने में हरिवंश राय बच्चन और जैनेंद्र कुमार को समय नहीं मिलता था उनसे मिलने के लिए, जबकि वो इतने बड़े लेखक कवि थे। हाँ, सुनील कुमार को जब चाहा तब मिल गया। ओके। मैं बहुत अच्छे साधक के रूप में प्रसिद्ध हो गया था। क्यों नहीं मिलता था? ये जानने के लिए आते थे, फल फूल लेकर के, मिलने के लिए, और जना के चले जाते थे। जानने के लिए आते थे, जना करके चले जाते थे। ज्ञान प्राप्त करने आते थे और ज्ञान उड़ेल के चले जाते थे। तो ओशो का मानना था कि मुझे ज्ञान नहीं, तुम्हारे ज्ञान की आवश्यकता नहीं, मुझे पता है। क्यों? घमंड था? घमंड नहीं था, वास्तविकता थी। मैं डॉक्टर हूँ ना जी, इसमें घमंड की कोई बात आपको पता है कि मेरे भीतर वो है, मैं किसी मरीज को ठीक कर सकता हूँ। नहीं, मैं हूँ। हाँ, ये बिना ऊपर नीचे इन्फिनिटी सुपीरियरिटी की, ये फैक्ट है। मैं हूँ तो हूँ डॉक्टर, मैं प्लेन, उसको कोई गलत साबित नहीं कर सकता। ये अच्छा और बुरा नहीं है। आसमान आसमानी है, घास हरा है, ये ना अच्छा है ना बुरा है। धर्म का वास्तविक अर्थ क्या होता है? आज अर्थ जो बदल गया हो, धर्म का अर्थ आज हो गया है संप्रदाय। धर्म का पुराने जमाने में जो वास्तविक अर्थ था वो क्या था? स्वभाव। अग्नि का स्वभाव है जलाना, ये उसका धर्म है। जी, ठीक है ना जी। तो आप सत्यान्वेषी हैं और सत्य के साथ एकाकार हो गए हैं, ये फैक्ट है। ये अच्छा और बुरा नहीं है। लेकिन हमारी मजबूरी है क्या कि हम हर चीज को खंडित करके देखते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में। तो ये हमारा प्रॉब्लम है, उनका तो प्रॉब्लम नहीं था। उनका कहना यह था कि मैं जानता हूँ, मुझे तुम्हारे ज्ञान की आवश्यकता नहीं, तुमको चाहिए तो आके बात करो, पूछो उनसे। तुम आते हो बताने लगते हो। तो बच्चन जी को टाइम नहीं मिलता था, जैनेंद्र कुमार को टाइम नहीं मिलता था, लेकिन सुनील कुमार जैसे अकिंचन को समय जब चाहा तो मिल गया। तो क्या एक ये वजह रही कि कहीं ना कहीं एक ये लोग इतने बड़े बड़े नाम थे,
एक बुरा तो लगता होगा कि मैं चाह रहा हूँ उनसे मिलना, वो मिल नहीं रहे हैं। तो ओशो के बारे में एक भ्रम फैलाया गया और कहीं ना कहीं हमने भी जब ओशो का नाम सुना अपनी उम्र में तो एक लगा कि हाँ, एक ओशो की संस्था, ओशो की जगह ऐसी जगह है जहाँ मतलब कहीं ना कहीं एक बहुत खुलापन है ना, कहीं कहीं तो उसे वासना के केंद्र तक कहा गया। तो ये आरोप जब लगने शुरू हुए हैं तो क्या लोग, जो कुछ लोग थे जो द्वेष रखते थे ओशो के खिलाफ, ये वजह रही क्या? ये तो आप ही बता सत्यता क्या सकते हैं, आप पत्रकार हैं, समाज से जुड़े हुए हैं जी। मैं ओशो के बारे में बता सकता हूँ। समाज के स्वभाव के बारे में अभी भी मैंने बताया कि समाज हमेशा सत्यार्थियों के विरोध में खड़ा हो जाता है। तो वो पुरानी कहानी, कोई नई बात नहीं, आगे भी होता रहा। और समाज में जो सत्यान्वेषी होता है, सबसे पहला विरोध उसका परिवार से शुरू होता है। मैं राम मोहन राय सेमिनरी का स्टूडेंट था। राम मोहन राय सेमिनरी में राम का स्टूडेंट होते हुए वो राम मोहन राय का स्कूल था। जिन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, ठीक है, ये गलत था क्या? सही था ना? जी बिल्कुल बिल्कुल सही था जी। लेकिन उनकी मां ने उनको घर से बाहर कर दिया। जानते हैं इस बात को? तो फिर, और यदि आप सत्य बोल रहे हैं और आपका विरोध नहीं हो रहा है तो आपको शक होना चाहिए कि आप सत्य नहीं बोल रहे हैं। यस, इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं यदि ओशो का विरोध होता है, सबका हुआ है। जी सर, ओशो ने जो बातें कही, मैं थोड़ा एक दूसरी धारा की तरफ आ रहा हूँ। बुद्ध को भी मैंने देखा, तमाम किताबें, आपका एक साधना कक्ष भी है बहुत प्यारा सा जहाँ आप ध्यान करते हैं। ओशो के जो विचार थे बुद्ध को लेके, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में उन्होंने कितना कहा मैं थोड़ा अवेयर नहीं हूँ। हाँ, सतगुरु रविदास के बारे में, कबीर के बारे में, जिनको ये समाज खारिज करता रहा कहीं ना कहीं, या फिर ढकने की कोशिश करता रहा, बहुत ज़्यादा बात नहीं करता था। मुझे समाज की खबर नहीं है जी। मेरे मन में उनके प्रति बहुत सम्मान है। मैं सामाजिक प्राणी हूँ नहीं। तो कबीर हुए या रविदास हुए या और लोग जो हुए, उनके प्रति मेरे मन में अनन्य श्रद्धा है। और समाज से मुझे क्या मतलब? ठीक है जी। और समाज ने इनको दबाया है सो भी मैं नहीं जानता हूँ, मुझे नहीं पता है। मैं समाज नहीं हूँ, मैं व्यक्ति हूँ। व्यक्तिगत रूप से दबाया गया होगा, सब दिन से हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। समाज का स्वभाव है ये, अहंकार का स्वभाव है, संस्कार का स्वभाव है। समाज कहीं है क्या? लेकिन जिस तरह से व्यक्ति को संस्कारित होना पड़ता है समाज में, उसका ये परिणाम है। समझ रहे हैं ना जी? वो होगा, होता रहा है, होता रहेगा, लेकिन फिर भी दिया जलता रहेगा। और श्रद्धालुओं की फौज अलग से खड़ी होगी। ठीक है, समाज की भीड़ में भी कोई होगा जिसको आंखें होंगी, जो देख सकता, पहचान सकता। ओशो ने जो कहा इन लोगों को लेके, कभी सामने बैठे हुए जब ओशो को सुना आपने, तो वो समाज को किस तरीके से देखते थे और किस तरीके से चीज़ों को परिभाषित करते थे? नहीं, आप इंडिविजुअल विषय के बारे में पूछिए हमसे ना जी। जनरलाइज्ड प्रश्न का कोई उत्तर नहीं हो सकता जी। तो इन लोगों के बारे में ओशो ने जो कहा, अगर आपको ध्यान में हो। नहीं, ओशो ने संतों पर प्रवचन की श्रृंखला चलाई है जी। और कबीर पर तो कोई एक पुस्तक उनका है नहीं, कई पुस्तकें हैं, वहाँ पर आपको मिल जाए जी। रैदास पर भी हो सकता, और लोग भी हुए हैं बड़े संत, दादू हुए हैं, गोरा हुए हैं, जगजीवन हुए हैं, सब पर पुस्तक है उनकी। सबकी उन्होंने व्याख्या की, सबके व्याख्या नहीं कि उनको किसी से कम नहीं रखा, अनंत ऊंचाइयों का मानते रहे उनको। आप सर यहाँ आप थोड़ा सा आपके ऊपर आते हैं, आपका हॉस्पिटल है यहाँ पे, क्या नाम है, किस नाम से चला रहे हैं? जीवन जागृति केंद्र। तो ये नाम क्यों चुना आपने, जीवन जागृति? हाँ, उस जमाने में जब मैं ओशो से मिला था तो उनके केंद्रों का नाम हुआ करता था। अच्छा। और 1970 में मैं उनसे मिला और 11 दिसंबर को
उनका जन्मदिन मनाया जा रहा था मथुरा प्रसाद मिश्र के ही घर पे। ओके। उससे बहुत लोग आए हुए थे। उसमें उस ज़माने में वचनदेव कुमार भी आए हुए थे, जो कि हिंदी के हेड थे, बाद में रांची चले गए। और उनका क्वार्टर था गंगा किनारे, प्रोफेसर्स फ्लैट था। मैं उधर से जब गुजरता था तो बोर्ड लिखा हुआ देखता था, जीवन जागृति केंद्र। समझ गए? उन्होंने लगा रखा था जीवन जागृति केंद्र। तो ये शब्द मुझे उस दिन से मेरे साथ है। कई शब्द हैं, उसमें एक साथ है। और क्लिनिक के लिए तो इससे बढ़िया क्या होगा? क्लिनिक को परिभाषित करना हो तो इससे बढ़िया क्या नाम हो सकता है? इसलिए मैंने रख दिया। कितनी मुलाकातें थी और आखिरी मुलाकात कब थी आपकी उनके साथ? कई मुलाकातें थी जी, लगातार, अलग अलग समय पर। मेरे पास, मैं स्टूडेंट था, मेरे फादर विरोध में थे, मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए 72 के पहले मैं जा नहीं सका उनसे मिलने के लिए। किसी तरह 72 में मैं गया। 1 सप्ताह का शिविर था माउंट आबू के स्काउट ग्राउंड में। वहाँ भी पैसे नहीं थे मेरे पास, तो मैं एक ही शाम खाना खाता था। उनसे मिलने जाने के लिए मैं ध्यान करता था दिन भर, और इतनी मेहनत करता था ध्यान में कि अंत में वो सो ही कराते थे कि अपने टेंट में जाने के लिए मुझे लंगड़ाते हुए जाना पड़ता था, घसीटते हुए अपने को। ठीक है। तब उम्र कितनी थी आपकी? आप 72 में जोड़ लीजिए ना। अच्छा। 72 में 19 वर्ष माना जाएगा। उस तब से आप इतना ध्यान करने लगे? ध्यान तो मैंने पहले ही शुरू करवा दिया था। उसी मीटिंग में, 70 वाली मीटिंग में अरुण जी थे, नीतीश जी के मित्र। मैंने प्रपोजल रखा कि सक्रिय ध्यान शुरू किया जाए, जो ओशो ने नया निकाला है। तो इंजीनियरिंग कॉलेज के मैदान में सप्ताह में 2 दिन होता था। ये बिहार में पहली बार सक्रिय ध्यान शुरू हुआ मेरे प्रस्ताव के बाद। ठीक है ना। वो मेरा चलता रहा, लेकिन शिविर उनके बड़े महत्वपूर्ण थे। तो माउंट आबू के शिविर की अलग कहानी, 1000 लोग रहे होंगे शिविर में। उसको प्रवचन देते थे, उसको ध्यान करवाते थे। और मैंने उसी शिविर के दौरान उनसे दीक्षा ली। और जब मैंने दीक्षा ली तो मैं उनके गोद में सर रख के 10 मिनट लेटा रहा। ठीक है। ये दीक्षा की प्रक्रिया होती है? नहीं होती नहीं है। अच्छा, मेरा मन, आपका मन, और उन्होंने मेरी हाँ एकदम छोड़ पड़े रहने दिया। ठीक है। ये माउंट आबू की 72 की कहानी। ओके। जब मैं दीक्षित हुआ उनसे। लेकिन उसके आगे कहानी अलग मोड़ ले लेती है जी। उस समय बहुत सारे लोग नंगे हो जाया करते थे, जिसकी आप चर्चा करते हैं। महिलाएं, बहुत सारे विदेशी महिलाएं थी। तो वो जगह बहुत ऊंची जगह पर थी, बहुत दूर पहाड़ पर चढ़ना पड़ता था। तो शहर के लोग उस नंगापन को देखने के लिए आते थे। लेकिन जो लोग नंगे थे उनको कोई मतलब नहीं। उनकी आंखें बंद रहती थी, वो गहरे ध्यान में रहते थे, और किसी को किसी से कोई मतलब नहीं कि कौन नंगा है नहीं है। एक ही कुआं था, उससे पानी निकाल कर लोग स्नान कर पाए, अपने अपने काम में बिजी थे। लेकिन वह नग्नता बिना अश्लीलता के नग्नता हो सकती, ये देखा जा सकता था। ठीक है। लेकिन राजस्थान के विधानसभा में प्रश्न उठ गया, ये क्या हो रहा है। तो वहाँ की गृह मंत्री कोई महिला थी उस जमाने में। उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं कि ये अश्लील है कि नहीं, लेकिन ये ग्राउंड जो है सो गवर्नमेंट का है, इसलिए हम ये करेंगे कि यहाँ उनको परमिशन नहीं देंगे, ये हमारे हाथ में है। तो 73 में मैं फिर पहुँच गया माउंट आबू, अप्रैल में। उस बार का शिविर बीकानेर पैलेस में था। ओके। वहाँ वो नहीं था, लेकिन ध्यान तो था ही। तो ये प्रक्रिया थी कि लोग नंगे हो जाया करते थे, मैंने, क्योंकि ध्यान तो होता रहा है, तमाम जो गुरु हैं वो अलग अलग तरीके से, विपश्यना भी एक तरीके का ध्यान है, फिर ये क्यों, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती थी? किसी खास ध्यान की बात है। ओके। उसमें आपको निर्जरा करनी है, जो कुछ भी आपने दबा रखा है उसको निकालना है, मुक्त होना है, उसको निकाल देना, खाली कर लेना अपने को। आपने गुस्सा ही नहीं दबाया, हंसी भी दबाई है। सिविलाइजेशन का डेफिनेशन क्या है? सिविलाइजेशन इज सेपरेशन।
जितना सभ्य आदमी होगा उतना ही दमित होगा। ठीक है ना। आप जोर से नहीं हंस सकते, लोग देखने लगे कैसा आदमी है। तो सारे सप्रेशंस जो आपके, या फिर आप जोर से नहीं हंस सकते क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ मेरा जो मेरी एक आवरण ओढ़ रखा है मैंने, वो टूटेगा। नहीं ना, आप रो भी नहीं सकते कि लोग क्या कहेंगे। इसके अलावा मर्द को रोना नहीं चाहिए, तरह तरह की धारणा है। तो आप एक सहज स्वाभाविक नैसर्गिक जिंदगी नहीं जी रहे थे। तो सारे कूड़ा करकट जो आपने जमा कर रखे हैं वो आप वहाँ निकालिए। और जब उसमें आपको कभी कपड़े खोलने का मन कर सकता है, खोलिए। आपकी आंखें बंद है, कोई मतलब नहीं आपको किसी से। ठीक है। और उसके बाद जब लेटते थे तो बहुत गहरा ध्यान रहता था। लोग वहीं बिखर जाया करते थे मैदान वो में। अपना कोई किसी के टच में नहीं रहता हाँ हाँ, था। वही घास मैदान पर में लेट बिखर गए। जाया करते थे। हाँ, बहुत लोग तो उठने का नाम ही नहीं लेते थे, इतने गहरे ध्यान में रहते थे। तो ये एक ही ध्यान की विधि में ऐसा होता था। कीर्तन ध्यान भी होता था, कुंडलिनी ध्यान भी होता था, त्राटक ध्यान भी होता था। उन ध्यानों में ये सब कुछ नहीं था। मेरे बगल में तो विजयानंद अपनी नई नवेली पत्नी के साथ बैठ करके ध्यान करते थे, पूना में, पूना आश्रम में। विजयानंद समझ रहे हैं ना, देवानंद के भाई। अच्छा, विजय आनंद। गोल्डी। विजय आनंद। विजय आनंद आपने कहा। उनकी शादी ओशो ने करवाई थी ना। ओके ओके। सर, ओशो को देखते हैं और तमाम जो संत रहे हैं, और आजकल भी संतों को लेकर तमाम विवाद चल रहे हैं। अलग अलग तरह के संत सामने आ गए हैं जो मन से ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो एक सहज स्वाभाविक आदमी सुन के कह सकता है कि नहीं ये और कुछ हो सकते हैं, संत तो नहीं हो सकते। आजकल के संतों को कैसे देख रहे हैं आप, इनके बारे में क्या सोचते हैं? किसी संत विशेष के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जो चल रही है चीज़ उसके बारे में तो चल रहा है तो कोई चला रहे होंगे। समझो अभी के समय के हिसाब से मूल रूप से मेरी रुचि चमत्कार में नहीं है। चमत्कार है कि नहीं है इससे मुझे मतलब नहीं है। और सब सच पूछे तो सब कुछ चमत्कार ही तो है। आप हैं, ये चमत्कार है कि नहीं बोली तो आप नहीं भी हो सकते थे। और बहुत सारे प्रश्न मेरे मन में उठते हैं। जैसे कि अभी अभी कोरोना आया था, तो सारे जो चमत्कारी पुरुष हैं, चाहे जिस धर्म में हो, किसी भी धर्म में हो सकते हैं, वो कर क्या रहे थे बोलिए? छिपे हुए थे सबकी तरह, आम इंसान की तरह। और बाकी जो आप करते हैं, किसी का नाम बता दिया, किसी कुछ बता दिया, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क पड़ता है नजरिया बदलने से। भगवान बुद्ध ने तो कभी चमत्कार नहीं किया है ना, लेकिन भारत देश का आधा सम्मान तो उन्हीं के कारण है आध्यात्मिकता के मामले में। अब सनातन धर्म का थोड़ा सा पुनर्जागरण हो रहा है, लेकिन एज सच हमारे देश की प्रतिष्ठा बुद्ध के कारण बहुत ज़्यादा है। और उसके लिए कोई बहुत एक्स्ट्रा कोशिश नहीं करनी पड़ी। नहीं, वो सब जैसे आजकल धर्म को स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, चलता है, ये चीज़ें चलती रहती हैं। सब धर्म के साथ होता है, बौद्ध धर्म के साथ भी हुआ। बौद्ध धर्म जहाँ पैदा हुआ वहीं से विदा हो गया। फिर जहाँ उसी धरती पे हम लोग बैठे हैं जहाँ बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति से फिर आया। ये चलता रहेगा। उसका कारण बौद्ध धर्म नहीं, उसका कारण आदमी की प्रवृत्ति है। आदमी ऐसा ही है, ये होता रहेगा। आखिरी सवाल है सर, आप लंबा वक्त हो गया ध्यान करते और आपने प्रॉपर ओशो के साथ उनके सानिध्य में रह के तमाम चीज़ें सीखी। क्या बदलता है ध्यान एक व्यक्ति के जीवन में, और एक अच्छा गुरु मिलता है तो क्या बदल जाता है? ये पता चल जाता है कि ध्यान ही है गुरु। क्या बदला आपके जीवन में? आपको क्या लगता है अगर आप नहीं मिले होते ओशो से, या फिर उनके प्रभाव में नहीं आते, उस प्रक्रिया में नहीं आते, तो नहीं, सुनील कुमार कैसे किसी न होते? किसी से मेरी मुलाकात तो होनी थी, ये तय था। हाँ बिल्कुल। अभी 15 वर्ष पहले मुझे बुलाया गया था मेहदास के आश्रम में, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। तो राजेंद्र प्रसाद सिंह संत सेवी समाज के अध्यक्ष थे पूरे भारत के।
4-5 आदमी हम लोग अलग से थे, हमसे कहा गया कि आप गुरु की महिमा पर कुछ बोलिए। तो मैंने कहा तो मैं तो इस पर बोलूँगा नहीं, गुरु की महिमा पर क्या बोलना, मैं तो शिष्य की महिमा पर बोलूँगा। ठीक है ना जी, ठीक है ना जी। तुमने कहा नहीं नहीं आप गुरु, हम कहे कि नहीं तो हमको नहीं बोलूँगा। तो अच्छा ठीक है 5 मिनट बोलिए। ठीक है। तो शिष्यों को जो सारा स्पेक्ट्रम है वो मैंने सुना दिया। समझ रहे हैं ना। और एक ही गुरु के कई सभी शिष्य हैं ना भाई। तो गुरु होने से नहीं हो जाता है, शिष्य में पात्रता होनी चाहिए। यदि शिष्यत्व है आप में तो पूरा अस्तित्व गुरु है भाई। सब जगह गुरु बैठा हुआ है किसी ना किसी रूप में। हाँ, नाम अलग हो सकते हैं। और यदि आप भरे भरे से हैं, सारा पूरा करकट भर लिया है, पात्र खाली नहीं है, वहाँ कुछ समा नहीं सकता है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। आप सोचिए कि अर्जुन के सामने विराट रूप कृष्ण का आया, लेकिन उसके पहले भी आया था दुर्योधन के सामने, और उसकी समझ में कुछ नहीं आया था। तो विराट रूप को देखने के लिए अर्जुन की आंखें चाहिए, कृष्ण का होना काफी नहीं है। ठीक है ना जी। और ये कोई सैद्धांतिक चीज नहीं है जो मैं आपको समझा दूं। इस सब गुजरना पड़ेगा, और जब आप गुजरेंगे और तब पूछेंगे तो मैं समझाऊंगा। बिना गुजरे आप समझ नहीं सकते। वो अलग डायमेंशन है। और ये बिना जले आग की तपिश क्या होती है नहीं समझा नहीं, आप हॉरिजॉन्टल जर्नी करने वाले आदमी, 36 दिशा में आपकी यात्रा होती रहती है, और ये सवाल आपने उर्दू दिशा की पूछती, उसके लिए आप कंडीशनड नहीं है। तो मेरा बोलना बेकार हो जाएगा, आपका सुनना बेकार हो जाएगा। लेकिन मैं उपलब्ध हूँ, जिनको भी उस दिशा में थोड़ी भी यात्रा हुई है उनके हिसाब से मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ। कुछ आखिर में आप जोड़ना चाहें अपनी तरफ से हमारे दर्शकों के लिए? हाँ, अभी मुझे सम्मानित किया गया था डॉक्टरों के द्वारा भागलपुर में। तो मैंने कहा था वहाँ कि जरूरी है कि यात्रा पर निकला वो यात्रा अहंकार की होगी, अभिलाषाओं की होगी, आवश्यकताओं की होगी। तो कुछ लोग होते हैं जो यात्रा शुरू ही नहीं करते। अधिकांश लोग शुरू करते हैं। कुछ लोग गाड़ी पर, वाहन पर चढ़ते नहीं हैं कि जब उतरना ही है तो चढ़ें क्यों। कुछ लोग चढ़ जाते हैं तो उतरने को तैयार नहीं, जब चढ़ गए तो चढ़ गए। कोई भी यात्रा चढ़ने और उतरने से पूरी होती है। इस जीवन में अहंकार की यात्रा, आवश्यकता की यात्रा, अभिलाषाओं की यात्रा आवश्यक है। जीवन इन्हीं से परिपूरित होता है, और सार्थक तब होता है जब आप इससे उतर जाते हैं, अहंकार का विकास करते हैं, और फिर अहंकार को गिरा देते हैं, उस वाहन को छोड़ देते हैं, उस पे जीत हासिल कर लेते हैं। नहीं, छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं। ट्रेन पर जीत थोड़े हासिल करते हैं, वो छोड़ के चल देते हैं। तो अहंकार को क्रिस्टलाइज देखिए, 2500 वर्ष पहले महावीर ने कहा था कि आदमी बहुत चित्तवान है, आदमी के पास एक मन नहीं है। तो अहंकार का विकास भी नहीं है लोगों के पास, पर्सनालिटी क्रिस्टलाइज नहीं, घनीभूत नहीं है। गिराने के लिए उनके पास कहाँ है। तो 15 किस्म का अहंकार रखे, 15 एक मन कुछ कह रहा है, दूसरा मन कुछ कह रहा है। तो लोग सांसारिक यात्रा भी ठीक से नहीं कर रहे हैं, उसको ठीक से करें तब उससे मुक्त हो सकते हैं। बिना यात्रा शुरू किए हुए यात्रा और यदि और सन्यासी तो और बढ़िया संसारी हो सकता है। सन्यासी ऐसा संसारी कहाँ से आएगा। सन्यासी तो स्वाद लेना जानता है, और जो संसारी है वो इतना बिखरा बिखरा हुआ कुछ भी ठीक से नहीं करता है। सन्यासी अपने आप को समेट के फिर स्वाद लेता है जीवन का। वो जो संसारी है उसका मन विक्षिप्त है, और सन्यासी का मन संक्षिप्त है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आखिर में क्या कहूँ मैं, बस इस बातचीत को सुन के मुझे उम्मीद है कि आप ओशो के बारे में, उनके जर्नी के बारे में आप तमाम चीज़ें जानते होंगे, लेकिन निश्चित तौर पे चूँकि सर का सानिध्य रहा है डॉक्टर सुनील कुमार जी का, तो
कुछ चीज़ें आपको जानने को मिलेगी और जीवन को एक देखने का जो नज़रिया है उसके बारे में भी संभवतः आप बेहतर समझ पाएंगे। देखते रहिए दलित दस्तक। जय हिंद।